सेक्शन 9.2 में बच्चों टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एक टेक्निकल डेफिनेशन बताने से पहले आइए मैं आपको बताता हूं, पहले फील कराता हूं कि टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों मान लो कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, लेट अस से ये देखिए 2x + 3, ये देखिए, ठीक। तो एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x + 3। एक्सप्रेशन क्या होता था, जिसमें क्या आते थे, वेरिएबल और कांस्टेंट आते थे। देखिए 3 और 2 कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल है। तो ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक। टर्म्स की पहचान ये होगी कि दे आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। दे आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस मतलब समझो, देखो देखो ये प्लस के पहले जो लिखा है 2x, ये अपने आप में एक टर्म है, ठीक। और प्लस के बाद में यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये अपने आप में क्या है, टर्म है। मैंने बोला ना टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन, ओके। तो देखिए पहले 2x लिखा, फिर प्लस आ गया जिसने 3 को सेपरेट कर दिया इससे 2x से, ठीक है। तो 2x + 3, तो यहाँ कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, 2 टर्म्स हैं, ओके। कौन कौन, 2x और 3, करेक्ट। अब देखिए इसी तरीके से आपको दे सकता था, मान लीजिए उसने दे दिया आपको, ये देखिए 3x² - 2x + 3। अब बताइए यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, टोटल 3 टर्म्स हैं। दिख रहा होगा, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, ऐसे आप सोच सकते हो, ठीक। तो देखिए बच्चों 3x², फिर यहाँ पर क्या है, देखिए माइनस, तो 3x² आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक। फिर यहाँ पर आ गया माइनस, ठीक। तो ये 3x² 2x से सेपरेट हो गया माइनस साइन के द्वारा, ठीक है। तो ये 2x हो गया आपका क्या, सेकंड टर्म, ठीक है। और ये देखिए फिर से प्लस आ गया, तो ये हो गया आपका थर्ड टर्म। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हो गए स्टूडेंट्स, टोटल यहाँ पे 3 टर्म्स हो गए, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब आइए हम आपको 2-3 एग्जाम्पल और देते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आपके पास है कुछ एक एक्सप्रेशन इस तरीके से, 3xy + 5y + 7x² - 9। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, टोटल 4 टर्म्स हैं। आपको क्लियर दिख रहा होगा, 3xy फर्स्ट टर्म है, 5y सेकेंड टर्म है, 7x² थर्ड टर्म है और 9 आपका फोर्थ टर्म है, करेक्ट। तो टोटल यहाँ पर 4 टर्म है, करेक्ट। तो टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। अब आपको टर्म्स समझ में आ गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं किसकी, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की, टर्म्स क्या होते हैं। तो टर्म्स में आपको 2 पॉइंट अपनी कॉपी में नोट करने हैं। क्या, टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। कह रहा है टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन, ओके। ठीक है, अब ये बात आपको नहीं समझ में आ रही होगी। पॉइंट 2 देखिए, कह रहा है टर्म्स देमसेल्व्स कैन बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स। अब सबसे पहले आप ये समझो कि फैक्टर क्या होता है, समझो ना। देखो फैक्टर क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताऊँ। मान लीजिए स्टूडेंट्स कहीं पर लिखा हुआ है 5x, ओके। क्या लिखा है, 5x, ठीक। इसके पहले मैं आपको एक और आसान भाषा में बात बताता हूं जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना। जैसे बच्चों कहीं 6 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 6, ठीक है ना। तो 6 के फैक्टर क्या क्या होता है, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 6 का फैक्टर कौन है, 2 है, और कौन है, 3 है। क्यों, क्योंकि 6 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है कौन, 2, ठीक है। 2 6 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। देखिए 2 3 क्या होता है, 6। तो हम क्या बोलेंगे, 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। इसी तरीके से 6 को पूरी तरीके से 3 भी डिवाइड कर देता है। पूरी तरीके से डिवाइड करने का मतलब है रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। सो 6 को पूरी तरीके से 3 भी डिवाइड करेगा तो 3 2 क्या हो जाता है, 6, ओके। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्या कि ये जो 3 है ये भी क्या है, 6 का फैक्टर है। तो ऐसे नंबर से आपको समझ में आता है। और एग्जाम्पल दें, और एग्जाम्पल है बच्चों, मान लीजिए कि आपको लिखा हुआ है 26, ओके। अब देखिए 26 को आप 2 × 13 लिखोगे, ठीक। आप क्या बोलेंगे, 2 इज द फैक्टर ऑफ 26 और 13 इज द फैक्टर ऑफ 26, सही है ना। क्यों, क्योंकि 2 26 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है और 13 भी 26 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। हमें पता है, इतना तो सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। चलो अब देखो एक्सप्रेशन में फैक्टर का क्या मतलब है। ये तो हमने नंबर्स के टर्म्स में समझा है ना, जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए। अब देखिए एक्सप्रेशन है, मान लीजिए कोई 5x है, बात समझो। देखो बच्चों ये 5x लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5 × x। अब समझ में आया, 5x का मतलब क्या होता है, 5 × x। अब आप समझ जाओ, इसका मतलब कि 5 इज द फैक्टर ऑफ दिस 5x। ये जो पूरा 5x लिखा हुआ है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि 5 इज द फैक्टर ऑफ 5x और x इज द फैक्टर ऑफ 5x, ओके। इस तरीके से, करेक्ट। नाउ मान लीजिए आपके पास है बच्चों कुछ इस तरीके से, उसने दे दिया 7xy, करेक्ट। तो 7xy को हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है 7 × x × y, करेक्ट। 7xy को क्या लिखोगे, 7 × x × y। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था 7xy, ठीक है। तो 7 इज द फैक्टर ऑफ 7xy, x इज द फैक्टर ऑफ 7xy, y इज द फैक्टर ऑफ 7xy, ठीक है। तो फैक्टर का आपको मतलब समझना यहां पर
आ गया होगा। करेक्ट। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए बच्चों कहीं पर लिखा हुआ है क्या, -5x लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, यहाँ माइनस है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इसको आप लिखोगे -5 इंटू एक्स, तो हम बोलेंगे -5 इज द फैक्टर ऑफ -5x एंड x इज द फैक्टर ऑफ -5x। -5 भी -5x का फैक्टर है और x भी क्या है, -5x का फैक्टर है। ये इसका थोड़ा सा मीनिंग होता है फैक्टर का। ओके, तो आई थिंक आप लोग को फैक्टर समझ में आया होगा, ठीक। एक और आसान सा सवाल लेते हैं। मान लीजिए उसने दिया -9xy। अब इसके फैक्टर्स बताइए, -9xy के फैक्टर कौन कौन होंगे बताइए। तो जवाब है इसको आप लिखोगे -9 इंटू एक्स इंटू वाई। तो -9 इसका फैक्टर होगा, इसका मतलब ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है -9xy। ओके, तो -9 का फैक्टर होगा, x भी -9xy का फैक्टर होगा और y भी -9xy का फैक्टर होगा। तो आई थिंक आपको फैक्टर समझ में आ गए होंगे। करेक्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए, अब आप टर्म्स का सेकंड वाला पॉइंट पढ़िए, कह रहा है टर्म्स देमसेल्फ कैन बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है। टर्म्स देमसेल्फ कैन बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर, मतलब अगर फैक्टर्स है आपके पास, किसी एक्सप्रेशन के फैक्टर है, उनका अगर आप प्रोडक्ट कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, टर्म्स। देख लीजिए, ये देखिए जैसे ये वाला एक एक्सप्रेशन है, ठीक। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में करके दिखाता हूँ। देखिए, एक पहले हम अच्छा सा एक्सप्रेशन ले लेते हैं कोई, ठीक है, जिससे चीज़ें हमें समझ में आ जाए। चलिए देखिए, यस, मान लीजिए हम एक एक्सप्रेशन ले रहे हैं -9xy प्लस 7y और +5। करेक्ट, ये एक एक्सप्रेशन है। ओके बच्चों, अब देखो जरा, इसमें फर्स्ट टर्म कौन है, -9xy, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक। 7y ये आपका सेकेंड टर्म है और 5 ये आपका क्या है, थर्ड टर्म है। करेक्ट। तो ध्यान से देखिए बच्चों, -9xy को आप क्या लिख सकते हो, -9 इंटू एक्स इंटू वाई, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि -9 इंटू एक्स इंटू वाई की हेल्प से क्या बना, -9xy। भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -9xy आएगा ना। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखिए जरा, ये देखिए -9xy बन के तैयार हो गया। कैसे बन के तैयार हुआ, जब हमने -9 को x से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो आंसर आया उसको y से मल्टीप्लाई किया, यानी कि -9 इंटू एक्स इंटू वाई किया, यानी कि हमने -9xy के तीनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। किसको किसको, भाई -9 क्या है, इसका फैक्टर है, x भी क्या है, इसका फैक्टर है, y भी क्या है, इसका फैक्टर है, यानी कि हमने फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकाल लिया, हमने फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकाल लिया। चेक करिए, -9 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक। भाई -9 फैक्टर है, x फैक्टर है, y फैक्टर है, तो फैक्टर्स को हमने क्या किया, प्रोडक्ट निकाल लिया। मल्टीप्लाई करने का मतलब प्रोडक्ट निकाल लिया, तो फैक्टर्स का हमने क्या निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया। जब आप फैक्टर का प्रोडक्ट निकाल लोगे तो आपको एक्सप्रेशन का टर्म मिल जाएगा। चेक करो, इस एक्सप्रेशन का टर्म क्या है, ये टर्म ही तो है -9xy, यही तो लिखा हुआ है। कह रहा है कि टर्म्स देमसेल्फ कैन बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर, ठीक है। जब आप क्या करते हो, जब आप क्या करते हो, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर करते हो, फैक्टर्स का जब आप प्रोडक्ट करते हो तो आपको टर्म्स मिल जाते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपको मिल चुका है। अब देखो, जैसे ये 7y है, ठीक है बच्चों, तो आपको पता है कि 7y इज इक्वल्स टू व्हाट, 7 इंटू वाई। करेक्ट, या फिर आप बोल सकते हो कि 7 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 7y। तो अब आप चेक कर लो, 7 क्या है, 7y का फैक्टर है, y क्या है, 7y का फैक्टर है। तो हमने क्या किया, 7y के हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, कौन कौन, 7 और y। अगर हमने इसका क्या किया, प्रोडक्ट किया, देखिए 7 इंटू वाई किया तो हमें क्या मिल गया, टर्म मिल गया, हमें सेकेंड टर्म मिल गया, ठीक। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म है बच्चों, थर्ड टर्म, ठीक। सो थर्ड टर्म ओनली 5 है, तो 5 को बस आप 5 लिखोगे। 5 का एक ही फैक्टर है और वो खुद ही है, 5 का एक ही फैक्टर है, वो खुद ही है, 5 है, ठीक। इसी तरीके से मान लो कहीं अगर 6 लिखा होता, मान लो यहाँ पर, तो 6 का एक ही फैक्टर होता और वो इटसेल्फ क्या होता, 6 होता, ठीक। इसी तरीके से मान लो -7 लिखा हुआ है, ठीक, तो -7 का एक ही फैक्टर होता और वो खुद ही -7 होता, बस। मतलब अकेला अगर नंबर लिखा हो कहीं पे तो उसका फैक्टर वही नंबर हो जाता है। जैसे यहाँ -7 साइन के साथ लेना है, ठीक, -7 लिखा हुआ है तो -7 का फैक्टर -7 हो जाएगा, ठीक। बहरहाल अब आप पढ़ो क्या लिखा है, कह रहा है टर्म्स देमसेल्फ कैन बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, मतलब जब आप फैक्टर के प्रोडक्ट करते हो तो आपको टर्म्स मिल जाते हैं। देखिए, ये देखिए फैक्टर के प्रोडक्ट करा, फर्स्ट टर्म मिला, यहाँ पे फैक्टर के प्रोडक्ट किया, सेकंड टर्म मिला, और लास्ट में फैक्टर का प्रोडक्ट तो नहीं किया क्योंकि एक ही फैक्टर था, तो -7 का फैक्टर -7 है। तो ये देखिए ये टर्म्स मिल गए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। फिर उसने क्या बोला, उसने बोला कि टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। अगर हम टर्म्स को ऐड कर दें, अगर हम टर्म्स को कर दें, ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है, एक्सप्रेशन मिल जाता है। तो
तो टर्म्स को देखिए ऐड किया गया है, -9xy में +7y किया गया है और फिर उसमें -7 ऐड किया गया है। ठीक है, अब सुनो, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे 7 को ऐड तो नहीं किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया है। ठीक है ना, मैं आपको बताऊं 7 को देखिए यहाँ पे -7 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए इसका मतलब होता है -9xy और +7y और +7 ऐसे आप लिख सकते हो। तो आप देखो -7 को क्या किया गया, ऐड ही तो किया गया है। ठीक, तो -9xy ये वाले टर्म को, 7y ये वाले टर्म को और -7 वाले टर्म को ऐड किया गया है, तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलके तैयार हो गया। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा -9xy +7y और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -7 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस वापस से क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, तो -7 अगर कहीं लिखा है इसका मतलब -7 को ऐड किया गया है। इसको हम -7 को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ब्रैकेट में -7। तो अब आई थिंक बच्चों आपको टर्म्स समझ में आए होंगे कि टर्म्स कैसे बनते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं हम किसका, फैक्टर का। अगर फैक्टर का प्रोडक्ट निकालें तो टर्म्स बन जाते हैं और टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं तो एक्सप्रेशन बन जाता है। ये देखिए टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। और आपको किसी भी एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स बताना आता है कि भाई उसमें 1 टर्म है कि 2, सॉरी उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 है कि 2 है कि 3 है। तो ये अब आप सीख चुके हो। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है क्या, कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको पहले हम एक इजी एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझते हैं कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्या बोल रहे हैं, कह रहा है कि द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म, ध्यान दे स्टूडेंट्स, द न्यूमेरिकल फैक्टर मतलब कोई नंबर होगा। ठीक, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सिंपली कोफिशिएंट। अब इसका क्या मतलब है, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म मतलब कोई टर्म है। चलो आइए हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे 4x है, ठीक, और +5 लिखा हुआ, ये एक एक्सप्रेशन है, करेक्ट। अब देखो इसका फर्स्ट टर्म कौन सा है, 4x है, ये क्या है इसका फर्स्ट टर्म है। ठीक, ये सेकेंड टर्म क्या है इसका, 5 है। तो मान लो इसका मैं फर्स्ट टर्म ले रहा हूँ, ठीक, क्या है 4x है, और इसके मैं फैक्टर निकाल रहा हूँ। तो 4x के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 4 × x। अब सुनिए, हमने इसका फर्स्ट टर्म लिया 4x के हमने फैक्टर निकाले, क्या क्या आया, 4 × x। भाई 4 एक तो अभी पढ़ाया था, 4x के फैक्टर कौन कौन होंगे, 4। भाई 4x का फर्स्ट फैक्टर कौन होगा, 4, और 4x का सेकंड फैक्टर कौन होगा, x हो जाएगा। ठीक, तो सुनो 4x के आपने 2 फैक्टर निकाले हैं, कौन कौन से, 4 और x। इसमें से न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा है, बताइए। न्यूमेरिकल मतलब नंबर कौन सा है इसमें से, क्या ये न्यूमेरिकल फैक्टर है, x क्या एक नंबर है, नहीं ये तो वेरिएबल है, ये तो वेरिएबल है, सही है ना। तो इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर कौन है, 4 है। तो जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है उसी को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ 4 इज द, इस 4x में कोफिशिएंट कौन है, तो जवाब है 4x का पहले आप क्या कर लो, फैक्टर कर लो, उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाई पड़ेगी वही क्या होगा उसका कोफिशिएंट। तो 4 इज द, अभी और क्लियर होगा, परेशान ना हो, 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ 4x, बात समझेंगे। ठीक है, 4x का कोफिशिएंट कौन है, 4 है। ओके, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अकेला जैसे ओनली 5 लिखा है, कोई x y z कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप कोफिशिएंट की बात नहीं करोगे, इसको ओनली कांस्टेंट टर्म बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको 1-2 और एग्जांपल देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स, देखिए ये देखिए लिखा हुआ है कहीं पे एक एक्सप्रेशन 7xy - 5x। ठीक, अब इसमें फर्स्ट टर्म ले लो 7xy और 7xy का फैक्टर करो, क्या होगा, 7 × x × y। ठीक, तो 7xy का फैक्टर कौन कौन हो गया, 7 हो गया, x हो गया, y हो गया। ठीक, अब इन तीनों फैक्टर में से न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा है, 7 है। ठीक, तो ये 7 ही क्या कहलाएगा यहाँ पर, कोफिशिएंट। तो हम क्या बोलेंगे, 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ 7xy। बस समझ गए, यही बात लिखी है, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और सिंपली इसको हम कोफिशिएंट, या तो इसको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोल दो या तो ओनली कोफिशिएंट बोल दो बस। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बहुत बड़ा शब्द है, तो हम नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ओके, नाउ जैसे इसका सेकंड टर्म देखिए -5x है। ठीक, इसका सेकंड टर्म क्या है, -5x है। ओके, सो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -5x के फैक्टर -5 × x। अब देखो बच्चों, यहाँ पर न्यूमेरिकल फैक्टर कौन है, न्यूमेरिकल मतलब वो पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव भी, मतलब
पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, ठीक। तो इस बार -5 है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, -5 है, तो हम क्या बोलेंगे, -5 is the coefficient of -5x, ठीक है। तो -5x का कोफिशिएंट कौन है, -5 है, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। अब आइए फटाफट हम आपकी प्रैक्टिस करा देते हैं बच्चों कोफिशिएंट पे बेस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कोफिशिएंट को लेके, ठीक है। तो चलिए कुछ सवाल मैं आपको देता हूँ और उसमें आप न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते ही बता देंगे मेरे ख्याल से, और वही उसका क्या होगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके चलिए, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, न्यूमेरिकल फैक्टर। ओके चलिए, जैसे कि मान लीजिए देखिए, मान लीजिए हमने एक आपको क्वेश्चन दिया, लेट अस से 5x² y² प्लस 3xy माइनस 5y, ठीक। चलो बताओ, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कौन है, दिख रहा होगा, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कौन है, 5 है। भाई 5 ही तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तो 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक। लिख दूं मैं यहाँ पे, 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है आपका, ये वाला पूरा है ना, 5x² y²। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर करके दिखा दो कैसे किया आपने, तो बच्चों इस तरीके से किया कि 5x² y² को आप क्या लिख सकते थे, 5 इंटू x² का मतलब होता है x इंटू एक्स, ओके याद रखिएगा, x² का मतलब x इंटू एक्स, y² का मतलब y इंटू वाई, करेक्ट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर न्यूमेरिकल फैक्टर कौन है, 5 है, तो 5x², 5 ही ये 5 जो है 5 ही 5x² y² का फैक्टर हो जाएगा, सॉरी 5 ही 5x² y² का कोफिशिएंट हो जाएगा, ओके। तो 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ 5x² y², ठीक। इसी तरीके से सेकेंड टर्म जो है उसमें कोफिशिएंट कौन है बताइए, 3, ठीक है। सो 3 इज द कोफिशिएंट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ समझ जाना, ठीक है। 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, 3xy, सही है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कैसे किया, तो 3xy को लिखा इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 3 यहाँ पर न्यूमेरिकल फैक्टर है, x और y तो वेरिएबल वाले फैक्टर हैं, ठीक। 3 क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर है, तो 3 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा 3xy का, ठीक। इसी तरीके से लास्ट वाला है, साइन के साथ लेना है बच्चों, -5y इज इक्वल्स टू -5 इंटू वाई, करेक्ट। तो यहाँ से बच्चों आप बोल सकते हो कि -5 जो है न्यूमेरिकल फैक्टर है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, -5 इज द कोफिशिएंट ऑफ -5y, करेक्ट। तो आई थिंक आपको बच्चों समझ में आया होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए।